idioms and phrases. idioms and phrases. idioms का मतलब होता है मुहावरे, and phrases का मतलब होता है वाक्यांश। और मैं ये मानता हूं जब इसको पढ़ाया जाता है, जब इसको याद किया जाता है, लर्न किया जाता है, तो ये बहुत ही याद तो बड़े जल्दी याद हो जाते हैं, उतनी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि हम इन्हें याद नहीं रख सकते हैं। आज हम आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, कितने तरीके से, बेस्ट तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। मैं एक एक आप लोगों को हर वर्ड के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैं दे रहा हूं, एवो बोर्ड। ये आपके सामने सपोज कीजिए आ गया एवो बोर्ड। इसका मतलब होता है हॉनेस्ट, क्लियर, एकदम ईमानदार। लेकिन हमें याद ही नहीं रहेगा एवो बोर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से, सपोज कीजिए इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे याद रख सकते हैं। एवो पर होता है ऊपर, बोर्ड, बोर्ड मान लीजिए आप, बोर्ड आप लोगों का चाहे मेज है। अगर आपकी कोई मेज है, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई मेज बनाई है, ठीक है, मेज है। अगर हमारी मेज है, अगर हम नीचे से, यहां कोई आदमी बैठा है, अगर हम नीचे से किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो रिश्वत होती है। क्या होती है? रिश्वत। लेकिन एवो बोर्ड अगर हम ऊपर से किसी चीज को दे रहे हैं तो एकदम ईमानदारी होती है। तो याद रखना कि हमने कोई चीज क्या की है, ऊपर से दी है, तो याद रखने की बात है। इसे याद रखने का तरीका है कि किस तरीके एवो पर ऊपर और बोर्ड उस मेज के ऊपर से, उस बोर्ड के ऊपर से मैंने दिया है, तो कैसा हो गया? ऑनेस्ट। क्या हो गया? ऑनेस्ट, ईमानदार। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जितने इडियम्स हैं, जो भी इडियम्स हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को याद हो सके। देखो, ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल। ऑल इन ऑल का मतलब होल एंड सोल, सर्वश्रेष्ठ। आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे माय फादर इज होल एंड सोल, या ऑल इन ऑल माय फैमिली। लेकिन हम लोगों को 12th में इस तरीके से सेंटेंस अब छूट गया है, केवल आप लोगों को एमसीक्यू के तरीके से आता है। तो आप देखिए, ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल, सर्वे सर्वा। क्या होता है बेटा? सर्वे सर्वा। इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं। ऑल इन ऑल है, वो सब कुछ है, सब। देखिए, ऑल इन ऑल है, किसी भी परिवार में, किसी भी घर में, किसी भी कहीं कहते हैं ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, होल एंड सोल। एड 6 एंड 7, इसको याद रखने की बात। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? एड 6 एंड 7, एड 6 एंड 7 को याद रखने का तरीका, ये इडियम्स निकला कहां से? आपने ये इडियम निकला कहां से, ये क्यों रखा गया, तो मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है, एड 6 एंड 7 का मतलब ये है कि ये इडियम निकला है। तो कभी आपने देखा होगा, कभी आपने डाइस देखी होगी, इसमें 6, किसी में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब ऐसे करके फेंकते हैं तो उसमें से जो डाइस निकलती है, तो देख लीजिए उसमें 6 अंक होते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं 6, आपको 6 पड़ जाए, 6 आ जाए। पहले क्या होता था कि हर आदमी की उम्मीद होती थी, तो ये उसमें 5 और 6 होते, सबकी इच्छा होती 5 और 6। लेकिन ये धीरे 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 बदल गया, और ये डाइस बदलते हुए जहां पर आपका 5 था वहां आ गया 7। कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 और 6 की जो लालसा होती है, बड़ा कंफ्यूज होता है। इसका एक और मतलब होता है 6 एंड 7 का मतलब कंफ्यूज या डिसऑर्डर। या तो कंफ्यूज होता है या डिसऑर्डर। तो वो कंफ्यूज में रहता है जब ये डालता है ना ऐसे करके, तो 6 या 5 आ जाए। लेकिन इसकी जगह मतलब 7 की और 5 की जगह 6 हो गया। तो उन लोगों ने धीरे धीरे ये समय के साथ बदल गया, 5 की जगह 7 आ गया। इसीलिए हम याद रख सकते हैं एट 6 एंड 7 का मतलब डिसऑर्डर, कि मतलब किसी ऑर्डर में मांग रहे हैं आप लोग 6, आ गया 3 या 2, डिसऑर्डर या कंफ्यूज। या तो हम डिसऑर्डर या क्या कहेंगे? कंफ्यूज। आप बताइए, जिसे कहते हैं बेहतर की, बेहतर को, जैसे मान लीजिए मेरी बुक्स क्या हो गई, डिसऑर्डर में पड़ी हुई 6 एंड 7। माय बुक्स इन द रूम एट 6 एंड 7, एकदम कैसी पड़ी है? 6 एंड 7 का मतलब अलग अलग डिसऑर्डर में, बिल्कुल डिसऑर्डर में। जैसे हो सकता है कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया, तो इसके 2 मीनिंग, कंफ्यूज और इन डिसऑर्डर। बताओ एट 6 एंड 7 का मतलब क्या है? इन डिसऑर्डर या कंफ्यूज। एड फ्यूल टू फायर, ये तो याद रखने का आसान तरीका है। वो देखिए,
ऐड वन जोड़ देना, फ्यूल वन ईंधन फायर में। अगर आग में मान लीजिए जैसे आग में फ्यूल डाल देंगे तो फ्यूल डाल देंगे आग क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। तो इसका मतलब एक और हो गया किसी को उत्तेजित करना। मेक मन बनाना था, मैटर मन मामले को वर्ष में और ज्यादा बुरा कर देना और खराब कर देना। जैसे अग्नि में घी का कार्य करना, जैसे घी डाल देना। याद रखने का बहुत अच्छा, ऐड मन जोड़ना फ्यूल ईंधन को टू फायर आग में। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखना। डाई से याद रखेंगे, 6 और 7 जो है 6 5 डालते थे ऐसे याद रख लेंगे। इसको देखिए, ऑल एंड सनड्राई, ऑल सभी को, और सनड्राई का मतलब होते हैं छोटे मोटे सभी, छोटे मोटे छुटपुट जो भी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सभी तो ये हो गए और छुटपुट ये हो गए छोटे छोटे, कोई भी छोटे व्यक्ति या छोटे लोग। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, एवरीवन प्रत्येक को, विदाउट में बिना डिस्टिंक्शन भेदभाव को। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी ने क्या किया कि सबको बुला लिया, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबको हमारे निमंत्रण में बुला लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल वन सबको। और सनड्राई का मतलब था छुटपुट, छुटपुट भैया बहन मतलब छुटपुट चीजें, उनको भी हमने क्या किया, इन्वॉल्व कर दिया। इसीलिए एवरीवन प्रत्येक को, विदाउट किसी को बिना भेदभाव से हम काम करते हैं। तो ऑल एंड सनड्राई क्या हो जाएगा, ऑल एंड सनड्राई। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन का मतलब हो गया कि आपने सभी, और सभी में ऐसा नहीं सभी जैसे मान लीजिए हमने सभी को बुला लिया लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया जो लोग जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है, उसको कहते हैं सनड्राई। सनड्राई छुटपुट, छुटपुट लोगों को साथ, इसका मतलब एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। एट वंस बिट्स एंड, देखो एट वंस मतलब कोई भी व्यक्ति, और बिट्स मन होती है बुद्धि, और एंड मन खत्म हो जाए। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि चली जाए तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, टोटल कंफ्यूज हो जाएगा, परप्लेक्स्ड हो जाएगा, मतलब चकरा जाना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो आप ऐसे रखें, एट वन बिट्स मन बुद्धि, एंड मन खत्म हो जाए। तो जब बुद्धि खत्म हो जाती है तो चकरा जाता है, मतलब एकदम तो उसे टोटली कंफ्यूज कहती है, परप्लेक्स्ड कहती है, चकरा जाना, परेशान हो जाना। एबव बोर्ड, ये आ गया देखो एबव बोर्ड। हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, हॉनेस्ट पर ईमानदार है, फ्रैंक ईमानदारी तथा स्पष्ट, बिल्कुल ईमानदार और स्पष्ट। अभी मैंने बताया था एवं पर होता है ऊपर, और बोर्ड में, बोर्ड हो गया या टेबल पे लगता है, उसके अगर नीचे से अगर कोई आदमी देता है तो रिश्वत मांगते हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने बोर्ड के नीचे से, अगर टेबल के नीचे से अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिया तो वो रिश्वत देगा, नीचे दे, नीचे दे तो रिश्वत होगी। लेकिन जब ऊपर से देंगे तो ईमानदार हो गया, तो हॉनेस्ट क्या हो जाएगा, हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार तथा स्पष्ट रूप से। तो ऐसे याद रख सकते हैं एबव बोर्ड, क्या रख सकते हैं बेटा, एबव बोर्ड। देखो एन एप्पल, एप्पल मतलब सेब। डिस्कॉर्ड मतलब होता है या तो झगड़ा, डिस्कॉर्ड, ठीक है। एक सेब के लिए झगड़ा, तो अपने आप क्या, झगड़े की जड़। ऐसे ही लिखा है ए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब हड्डी होती है, कंटेंशन झगड़े की, झगड़े की जड़। तो इसका मतलब कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, ये तो बिल्कुल इसका मतलब होता है झगड़ा, इसका भी झगड़ा का मतलब होता है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। तो ये या तो ये दोनों के मीनिंग तो है, ये एक और दो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये भी आ सकता है, ये बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का मीनिंग है कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि जो कश्मीर है इंडिया पाकिस्तान की झगड़े की जड़ बन रही है, तो क्या होगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन। एक डैगर ड्राउन, डैगर्स का मतलब होता है खंजर, डैगर मतलब होता है जैसे तलवार होती है उससे छोटा होता है खंजर, और ड्राउन मतलब खींचना। अगर आप खंजर को हमेशा पकड़ के रखेंगे तो क्यों पकड़ के रखेंगे, नहीं तो जेब में रख लेंगे। अगर खींच के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई दुश्मन होता है, तभी होता है। ओपन इनेमिटी, घोर शत्रुता, या बिटर मतलब कड़वी, इनेमिटी बहुत ज्यादा शत्रुता। अगर बहुत ज्यादा शत्रुता होगी तो हम डैगर को क्या रखेंगे, खंजर को क्या रखेंगे, निकाल के रखेंगे। तो ऐसे याद रखना, डैगर को खींच के रखने का मतलब है ओपन इनेमिटी, घोर शत्रुता, ठीक है, बिटर इनेमिटी। एन एप्पल, एप्पल और वन आइज, अब एक आंख का सेब। अब मान लीजिए सेब अच्छी चीज होती है तो क्या हो गया, वेरी डियर, मतलब हमारे आंखों का तारा, बड़ा प्यार, आंखों का तारा। तो एन एप्पल, ये हमारे क्या है, आंखों का जो है, एक आंख का वही एप्पल है, सेब है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरी डियर। क्या हो गया बेटा, वेरी डियर। अगेंस्ट द रेनी डे, ये याद रखने का कितना अच्छा है, अगेंस्ट द रेनी डे,
फॉर हार्ड डेज, जैसे सपोज कीजिए पहले क्या होता था, आज सारी चीजें, आज बरसात में भी काम हो जाता था। पहले लोग जब पानी बरसता था, इतना पानी बरसता था, इतना ज्यादा पानी बरसता था कि लोग काम नहीं कर पाते। ये पीडीएम से स्टार्ट हुआ है लगभग 16वीं ईस्वी में, 1543 में कभी ये बोला गया, एक ड्रामा में आया है। इसमें क्या किया गया, अगेंस्ट द रेनी डे, हम अपने अगर रेनी डे जो हमारे बरसात के दिन उसके विरुद्ध में, उसके विपरीत कहने का मतलब क्या हो गया, फॉर हार्ड डे, कठिनाई के टाइम, क्योंकि बरसात होती है तो उस समय कठिनाई के दिन हो जाते हैं, ऐसे याद रख लेना। तो फॉर हार्ड डे, बुरे दिनों के लिए हमने मान लीजिए क्या किया है, अपना पैसा कमाया है, वी अर्न मनी फॉर हार्ड डे, इसका अगेंस्ट द रेनी डे, इसके हो जाएगा रेनी डे। तो याद रख सकते हैं रेनी डे का मतलब होता है उस समय हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। जैसे बरसात में हमारे पहले क्या होता था, आदमी पहले से कमा कर लेता था, तो इसीलिए अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब हो गया फॉर हार्ड डेज। थैंक यू।